जैसा कि मैंने 5 मई को अपने प्रेस वार्ता में पटना में बताया था, 2 अक्टूबर से मैंने जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा शुरू की है। उसकी शुरुआत आपके जिले पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हुई और मैं पिछले 12 दिन से, जैसा आपको मालूम है, आपके जिले में चल रहा हूं। हम लोग दिन में करीब 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं और हर तीसरे या चौथे दिन एक जगह रुकते हैं। जब 15 से 20 पंचायत में चल लेता हूं तो इसलिए रुकते हैं ताकि उन 15-20 पंचायतों के लोगों के बारे में, वहां के समस्याओं के बारे में और वहां की संभावनाओं को लेकर जो लोगों से जानकारी मिलती है उसका एक संकलन किया जा सके। जैसा हम लोगों ने घोषणा हम लोगों ने करी है, आपको मालूम भी है। पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। एक, समाज के मदद से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना। इसके लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। मैं तो एक रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ करीब 200 मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी, वॉलंटियर गांव गांव घर घर जा रहे हैं। उनके माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि सबसे निचले स्तर पे कौन से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी समाज में इज्जत है, जिनकी समाज जिन पर भरोसा करता है। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करना, उनकी सूची बनाना, उनसे मिलना और अगर वो तैयार हो तो उनको अपने साथ जोड़ना। दूसरा जो विषय हम लोगों ने उद्देश्य के तौर पर बताया है कि पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि हर पंचायत का वहां की लोकल समस्याओं के आधार पर एक मैनिफेस्टो बनाया जाए। जमनिया में बंदर की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, गौनाहा में कोई दूसरी समस्या है, भितिहरवा मैनाटाड़ में दूसरी समस्या है। हर पंचायत में, जैसे अभी तक करीब करीब हम लोग 40 से ज्यादा पंचायतों का डिटेल्ड मैनिफेस्टो बना चुके हैं। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि पदयात्रा खत्म होने के बाद बनाएंगे। जब हम लोग चल रहे हैं तो हर तीसरे दिन चौथे दिन रुकते हैं ताकि जो 10 पंचायत, 8 पंचायत, 6 पंचायत हैं, वहां से जिन लोगों का नाम आया, समाज से जिन लोगों का नाम पता चला, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिल सकूं। उनके जो आगे की जर्नी है या आगे वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़े, उनकी भूमिका उनको बताएं। साथ साथ जब मैं रुकता हूं तो उन पंचायतों का मैनिफेस्टो भी, वहां की समस्याओं और के आधार पर एक प्राथमिकता की मैनिफेस्टो भी हम लोग बना लेते हैं। और एक जो इसका तीसरा पहलू है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग तरह के सुझाव शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोग देते हैं। उसको भी हम लोग संकलित करते जा रहे हैं, क्योंकि पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे 10 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाना है, जिसमें लोगों का इनपुट हो, लोगों के सुझावों को शामिल किया गया हो और उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उसमें जोड़कर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए, ताकि जनता के साथ ये साझा किया जा सके कि भाई, अगर मौका जनसुराज को मिलता है, जनसुराज के पास वो अवसर कभी आता है, तो जनसुराज के लोगों को ये पता होगा कि हर पंचायत में कौन सा काम करना है। उन्हें ये पता होगा कि किन लोगों को साथ में लेकर चलना है और उन्होंने आपके साथ ये भी बताया हुआ होगा कि बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण 10 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन से काम किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे। तो मोटे तौर पे यही अभी तक की जो हम लोग का अनुभव रहा है। 2-3 बातें जो मैंने अनुभव करी है, जैसे लोग ये बताते रहे हैं कि भाई आप पदयात्रा में जाइएगा तो नया आपको क्या पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो एक सबसे बड़ी मेरी लर्निंग अभी तक रही है, अभी पिछले 12-13 दिन पैदल चलने के बाद, कि गांव में मैं देख पा रहा हूं
कि काम करने वाले उम्र के जो पुरुष हैं उनकी संख्या बहुत कम बच गई है। गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो बात या तो वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मिल रही हैं, बहुत छोटे बच्चे मिल रहे हैं, या फिर बुजुर्ग लोग मिल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पलायन करने वाले लोग, जो काम करने की उम्र में जो लड़के हैं, वो ज्यादातर लोग गांवों में नहीं रह रहे हैं। दूसरी बात जो हम लोगों ने फर्स्ट हैंड देखा कि जैसे ही आप नेशनल हाईवे से उतरते हैं तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक ये भावना जो लोगों की बन गई है कि पिछले इस अभी की जो नीतीश जी की सरकार है इसमें सड़कें बन गई हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति, आप लोग भी पत्रकार होने के नाते इसको देखते होंगे, तो मेरा दूसरा अनुभव ये रहा कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वैसी ही हो गई है जो लालू जी के जमाने में कभी होती थी। तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा कि बिजली को लेकर, बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं। बिजली आ गई है लेकिन जो बिजली के बिल हैं, 2 बल्ब जलाने वाले को 5,000, 8,000, 20,000, 30,000 का बिल आ रहा है। लोगों को उसको लेकर लोग शिकायत अदालत में जाना पड़ता है और कई महीनों तक दौड़ धूप करने के बाद उनको कुछ राहत मिलती है या कईयों को राहत नहीं मिलती है। चौथा, मैंने जो अनुभव किया देखा, शायद ही कोई ऐसा विद्यालय मुझे दिखा पूरे रास्ते में जो कि फंक्शनल स्थिति में है। मतलब जो सामान्य एक विद्यालय से आप गुजरते हैं, उच्च विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, +2 स्कूल है, क्लास लगी हो, घंटी बज रही हो, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रहा है, क्लास हो रहा है, ऐसा बहुत कम स्कूलों में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग है, कुछ बच्चे भी यहाँ यदा कदा दिखते हैं, लेकिन सुचारू रूप से फंक्शनल स्कूल जो है वो बहुत कम संख्या में मुझे दिखते हैं, क्योंकि हर दिन हम लोग कम से कम 3, 4, 5 स्कूल को क्रॉस करते हैं, वहां रहते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। जैसे दोपहर का खाना तो मैं कहीं ना कहीं स्कूल के ही प्रांगण में बैठता हूँ। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि शिक्षक भी हैं, बिल्डिंग भी है और बच्चे भी हैं और सब मिलकर पढ़ाई का कुछ कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम है। बाकी जो यहाँ लोकल समस्याएं हैं, नरकटियागंज में लोगों ने बताया जो छोटी लाइन का मामला है, लोगों ने बताया डिग्री कॉलेज नहीं है, कटाव को लेकर लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। जमनिया और बदरा वाले एरिया में लोगों ने जंगली जानवर के विषय में बहुत बड़ी संख्या में शिकायत करी। जहां हम लोग बैठे हुए मैनाटाड़ एरिया में लोगों ने, यहाँ जो नहर है, नहर में पानी नहीं होने की शिकायत बहुत बड़ी संख्या में लोगों, त्रिवेणी नहर में जो पानी नहीं है उसको लेकर लोगों ने बात कही है। जो जनरल बातें हैं मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, अफसरशाही को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और जो सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रही उसको लेकर तो लोग बताते ही हैं। ये जो क्षेत्रवाद नीचे हम लोग सुन समझ रहे हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा इस क्षेत्र की एक जो बड़ी समस्या बालू और मिट्टी का खनन पे जो रोक है उसको लेकर और उसके आर्थिक जो इफेक्ट हैं, लोगों के रोजगार पर जो उसका असर पड़ा है। जैसे कई जगह पर लोगों ने बताया कि इंदिरा आवास योजना में जो भ्रष्टाचार है वो तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार के बाद भी जो पैसा लोगों को मिलता है, बालू के नहीं उपलब्ध होने की वजह से लोग इंदिरा आवास में जो पैसा मिल रहा है उससे घर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि करीब करीब 60 से 70% पैसा उसका बालू में ही लग जाएगा अगर वो सही तरीके से बालू खरीद कर अपना घर बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह की सारी समस्याओं से लोग रोज बता रहे हैं। अभी चलना शुरू किया है, कोई बहुत बड़ा दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहां भी जा रहे हैं लोग मिल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। बाकी आपका जो अनुभव है, आपके जो सवाल है, आपका उसका स्वागत है। धन्यवाद। बलथर में जो डीजे खाने में भी जो मामला है उसमें बहुत निर्दोष फंसे हुए हैं, उस पर क्या करेंगे? देखिए, बलथर को अभी जैसा आपने देखा अभी आए हैं सारे लोग, मुझे बैठे हुए थे बलथर में और जहाँ पर जो गांव है बगल में, जहाँ पर आर्यनगर और बलथर के करीब 800 से ज्यादा परिवार उस पूरी घटना से पीड़ित हैं या ऐसे समझिए अफेक्टेड है। घटना मार्च में हुई है जहां तक मेरी जानकारी में है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक समाज की ओर से और एक समाज का एक व्यक्ति जिसकी दुखद मृत्यु हुई, और एक प्रशासन की ओर से हवलदार की मृत्यु हुई है। दोनों ओर से बहुत टेंशन है
जो लोग मिले हैं मेरे से, आपने अभी सुना भी होगा, मैं उनको यही सुझाव दे रहा हूं कि जो कुछ भी इसको आगे करना है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में जो अविश्वास का माहौल है, जो डर का माहौल है, सबसे पहले उसको खत्म करने की प्राथमिकता है। हम लोग एक अभी जो मैंने सुझाव दिया है कि जो 700-800 परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो एक साथ में मिलकर एक समिति बनाएं। कम से कम कोई 10-8 उसमें से जो लोग भी वो नॉमिनेट करेंगे, वही लोग व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से भी बात करें और जो लीगल इसमें कार्रवाई हो सकती है उसको भी करें, ताकि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में अविश्वास और डर का जो माहौल है उसको ठीक किया जा सके। और जो दोनों पीड़ित परिवार हैं उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं प्रशासन की तरफ से मतलब कोई घटनाएं होती है तो पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और पब्लिक का 1 महीने के अंदर, या ऐसा आप समझ लीजिए कि नवंबर के आसपास इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, उस योजना को लागू करेंगे, ताकि बिहार का आदमी जो कोई भी बाहर है, अगर 100 रुपया भी देना चाहे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंकों से पैसा वो दे सकता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को इससे मैं साथ जोड़ूंगा और उन्हीं के दिए हुए योगदान से, आर्थिक योगदान से आगे की बात की जाएगी। लेकिन ये जो पदयात्रा का खर्च है, ये पहली बात की बहुत बड़ा खर्च नहीं है चुनाव के नजरिए से। और मैंने 10 साल काम किया है, 6 राज्यों में जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके सरकार में आने में मैंने कंधा लगाया है। ये थोड़ी बहुत मदद भी लोग करेंगे तो ये काम हो जाएगा। सर आपने बताया है कि हमको नेता बन हो रही है मजदूरी की, इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, पलायन की जो स्थिति है, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, सीधा सीधा सरकार दोषी है। इसलिए दोषी है कि पलायन, अगर आप बिजनेस करने जाते हैं, कहीं फैक्ट्री लगाने जाते हैं, बाहर कोई बड़ी नौकरी करने जाते हैं, तो उस पलायन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार से जो बाहर लड़के जा रहे हैं वो तो 10 से 15,000 रुपया, 20,000 रुपए की मजदूरी करने जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ चंपारण में बैठे हुए हैं, यहाँ गुजरात से तो कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है, तमिलनाडु पंजाब से कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उन राज्यों में भी भ्रष्टाचार है, वो राज्य भी इसी संविधान के दायरे में चल रहे हैं जिस संविधान से बिहार में व्यवस्था चल रही है। ऐसा इसलिए है कि उन राज्यों में भी गरीबी है, वहां भी भ्रष्टाचार है, लेकिन वहां की सरकारों ने इतनी व्यवस्था जरूर कर दी है कि 10, 15, 20,000 रुपए की मजदूरी के लिए आपको अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता है। बाकी अगर उससे ज्यादा कुछ चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं वो व्यवस्था पिछले 30-40 साल में बनी नहीं है। पूरे इतने बड़े बड़े जो जिले हैं, 40 लाख 45 लाख के पॉपुलेशन पे 1-2 भी फैक्ट्री यहाँ पर उद्योग नहीं है, जो कृषि पर लोग आधारित है। देखिए, मैं जो घूम रहा हूँ, इतनी मजबूत कृषि मैंने बहुत कम जगह में आपको बिहार में दिखेगी। 1-1 इंच में ईख या धान की खेती हुई है, कोई खेत खाली नहीं है। इसके बावजूद इतनी गरीबी क्यों है? जो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, समझ पाया हूँ, उसकी 2 वजह है। एक तो जो खेती कर रहे हैं वो खेती उनके लिए लाभदायक नहीं है। उनका जो लागत कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है। अगर आप 277 का यूरिया 700 रुपए में खरीदेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपका लागत बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकारी धान की कीमत है 1950 रुपए, 1930 के आसपास, और यहाँ पर जो किसान है वो धान बेच रहा है 1350-1400 रुपए में। तो आप ये बताइए कि आप 3 गुना ज्यादा दाम में खाद खरीद रहे हैं और 30 से 40% कम दाम में अपना धान बेच रहे हैं, तो आपको उस खेती से फायदा कैसे होगा? दूसरा मुझे जो यहाँ समझ में आई बात कि जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। मतलब 5% लोग हैं जो करीब 70-80% जमीन उनके पास है, और जो ज्यादातर लोग हैं वो गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। इसीलिए आप जब इस इलाके को घूमते हैं, देखते हैं कि बहुत उपजाऊ जमीन है, खेती हुई पड़ी हुई है, कोई जमीन खाली नहीं है, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसकी 2 मूल वजह यह है कि जो कृषि है बिहार में, खासकर इस एरिया में जो कि बाढ़ से अफेक्टेड नहीं है इतना, यहाँ पर कृषि लाभदायक नहीं है। कुछ लोग जो बड़े पैमाने पर ईख की खेती कर रहे हैं
वो कुछ पैसा कमा रहे हैं। अदरवाइज जो धान वान की खेती कर रहा है उसको कोई बहुत बचत नहीं है। और लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत डिस्टॉर्टेड है। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादातर जमीन है। ज्यादातर सामान्य जनता जो है वो भूमिहीन मजदूर के तौर पे काम कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गरीबी है। उद्योग है नहीं ताकि वहां जाकर मजदूरी करके कुछ ज्यादा कमा लो। जैसे कृषि के क्षेत्र में लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि ज्यादातर जगहों पर 100 से 200 रुपए मजदूरी है। कई जगहों पर तो दलित परिवारों ने मुझे ये बताया कि आज भी यहाँ नगद में मजदूरी नहीं मिलती है, उसको 5 सेर अनाज मिलता है। तो बहुत बड़ी संख्या में खासकर मुसहर समाज के लोग मुझे मिले। उनके जो घरों की स्थिति है, जो दलित समाज के यहाँ लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके पास उद्योग यहाँ कोई यहाँ है नहीं कि जिसमें वो नौकरी कर सके। और कृषि के क्षेत्र में जो मजदूरी है वो आज भी बहुत कम है, या न्यूनतम मजदूरी जो सरकारों ने तय किया है उससे भी बहुत नीचे है। और जो मैंने गांव में देखा कि मनरेगा को लेकर ज्यादातर जगह पर लोग यही बता रहे हैं कि मनरेगा का काम या तो नहीं चल रहा है, या अगर चल रहा है तो पैसे समय पर लोगों को नहीं मिलते। आखिर उन लोगों की समस्या दूर कब होगी, कैसे होगी? लोगों की समस्या दूर कैसे होगी, यही बात तो बताने निकले हैं। लोगों की समस्या दूर तब होगी जब व्यवस्था का परिवर्तन होगा, और व्यवस्था का परिवर्तन तब होगा जब सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ में होगा। समाज जब जगेगा, समाज जब समझेगा, अपनी वोट की कीमत को समझेगा, जब वोट लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर देगा, जब लोग वोट इस नाम पर देंगे कि हमारे लिए स्कूल कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा, रोजगार कौन देगा, अस्पताल कौन बनाएगा, तो अगर उस आधार पर वोट पड़े तो सही लोग चुनकर आएंगे, उसी से व्यवस्था बदलेगी, उसी से स्थिति बदलेगी। आप जो बता रहे हैं कि ना हमको नेता बनना है, ना मंत्री बनना है, न किसी पार्टी से हमको आना है, आना हमको मतलब। मैंने ये कहा है कि ये जो पूरा जन सुराज का अभियान है, आज तो राजनीतिक दल है नहीं। अगर ये सारे लोग, जो पूरा प्रयास है, जो पहला उद्देश्य है कि समाज से 40-50 हजार सही लोगों को निचले स्तर से ढूंढ कर समाज की मदद से निकाला जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। वो लोग जब एक साथ एक मंच पर आएंगे तो वही लोग तय करेंगे कि दल बनाया जाना है कि नहीं बनाया जाएगा, बनाया जाना है। मैंने ये जरूर कहा है कि अगर दल बनता है तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे, वो दल किसी परिवार, किसी व्यक्ति, किसी समाज का न होकर उन सारे 40-50 हजार लोगों का होगा जिनको इस पूरी पदयात्रा और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से समाज की मदद से ढूंढ कर निकाला गया होगा। वही लोग मिलकर दल बनाएंगे, वही लोग उस दल को चलाएंगे, वही इस दल के संविधान को बनाएंगे, वही लोग ये तय करेंगे कि इस दल में पदाधिकारी कौन होंगे, वही लोग तय करेंगे कि दल की प्राथमिकता क्या होगी, वही लोग तय करेंगे कि दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के दल बना देने से, प्रशांत किशोर अगर एक नया दल बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पहले से दल बने हुए हैं, एक दल मैं भी बना दूंगा, उससे क्या बदल जाएगा? उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक लोग अपनी बात, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, तब तक आप बिहार को बदल नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग को ऐसी, कई लोगों को ऐसा लग सकता है ये तो सारा आप पोएट्री कर रहे हैं, ये समाज में हो नहीं सकता है, लेकिन आप बिल्कुल देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं। आप 10 दिन मैंने पैदल चला है, मैंने कोई रैली नहीं की, कोई धरना नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, कुछ गांव में गए हैं और कुछ 100 लोगों के साथ चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 10-20-50 हजार लोगों को लेकर चल रहे हैं। एक गांव से जब मैं निकलता हूँ तो मैं पीछे के गांव वाले कहता हूँ कि भाई आप वापस चले जाइए। हम ये संख्या की ताकत दिखाने का जरिया ही नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं इतनी चर्चा क्यों चल रही है। जितने पत्रकार बंधु हैं, आप ही आते हैं, बताते हैं भैया बहुत चर्चा चल रही है, आपको भी दिखता होगा। तो क्यों चल रही है चर्चा? आप देख रहे हैं, मुझे कोई धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव कोई नहीं कर रहा है। मैं जिस समाज के भी गांव में जा रहा हूँ या समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोग आ रहे हैं मेरे से मिलने। मैं तो कोई मंत्री विधायक हूँ नहीं। कल मैं रात में यहाँ पहुंचा हूँ 10 बजे, रात में 1 बजे तक लोग यहाँ पर घेरे हुए थे। मेरी क्षमता क्या है? मैं तो मुखिया भी नहीं हूँ, सरपंच भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर झगड़ा इस बात के लिए चल रहा था कल कि भैया यहाँ चलिए कि हमारा गांव मत छोड़िए।
लोगों को ये लग रहा है कि हम उनके गांव चले जाएंगे तो उनसे उनकी स्थिति सुधर जाएगी। सच्चाई तो ये है कि उस गांव में जाकर मैं अधिक से अधिक उनसे संवेदना कर सकता हूँ, उनसे सहानुभूति रख सकता हूँ, उन चीजों को देख और समझ सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं कि मैं गांव की स्थिति सुधार दूं। फिर भी हर गांव का आदमी आकर ये कह रहा है भैया एक बार हमारे गांव जरूर आइए। तो ये इस पूरे आंदोलन की या इस पूरे प्रयास की जो ताकत है वो तो आपके सामने है। आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए और देखिए कि इसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही है? कौन सी व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था। भाई शिक्षा, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त है, उसमें शिक्षा सबसे ऊपर है। मैंने अपने वक्तव्य में ही बताया कि अभी जो 112 दिन से मैं चल रहा हूँ, मुझे एक भी जगह एक ऐसा स्कूल नहीं मिला, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या अपर प्राइमरी या +2 वाले स्कूल, जहां पर की बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों एक साथ हो और फंक्शनल तरीके से काम कर रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले तक रुका हुआ था मैनाटार के हाई स्कूल के मैदान में। वहां पर लोगों ने बताया मुझे कि किसी जमाने में बेतिया का ये सेकेंड बेस्ट स्कूल होता था, सरकारी स्कूल। वहां पे सारे शिक्षक आए, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग कुल 4 ही शिक्षक यहाँ हैं। सारे जो मिडिल स्कूल थे उसको हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को +2 कर दिया, पेपर पर उत्क्रमित कर दिया गया और उनको बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कल मैं दोपहर में खाने के लिए जहां रुका हुआ था, वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, आपने देखा होगा। वहां पर एक भी शिक्षक नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, रोड पर बनी हुई है। उस बिल्डिंग का लास्ट उपयोग स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए इस जिले में किया गया था। ये हालत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इसकी जब भी इतिहास जब लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार का ये होगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद उनके नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके शासन काल का सबसे बड़ा काला चैप्टर, काला अध्याय है। क्योंकि अगर सड़क खराब है तो संभव है कि 2 साल के बाद कोई अच्छी सरकार आए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जब आप शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं तो एक पूरा का पूरा जेनरेशन खराब हो गया। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, आज 10वीं में चला गया, 12वीं में चला गया, उसको डिग्री मिल गई लेकिन पढ़ाई तो उसने की नहीं। अब वो जीवन भर कभी भी अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाएगा। मैं एक लाइन में जो मेरा अनुभव है वो आपको बता रहा हूँ। मेरी समझ से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि जितने स्कूल हैं वो खिचड़ी बांट रहे हैं और जितने कॉलेज हैं वो डिग्री बांट रहे हैं। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रही है। जितने कॉलेज हैं, लोग बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ किस कॉलेज में हो तो बताते हैं किस कॉलेज में है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, बताते हैं 12,000। पूछता हूँ कि क्लास होता है कितना, भैया क्लास नहीं होता है, खाली एग्जाम देने जाते हैं, डिग्री मिल जाती है। तो कॉलेज जो है वो डिग्री बांट रहे हैं, स्कूल जो है वो खिचड़ी बांट रहे हैं, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। सर ये भी देखा जाए कि अब अगर आप अनुमति दें तो इसको खत्म करें हम लोग, बहुत लंबा हो गया। बाकी अगर आप एक 1-to-1 इंटरव्यू आगे करना चाहेंगे तो समय ले लीजिएगा। मैं आप ही के जिले में हूँ अभी 1 महीने। सर आप पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नीतीश कुमार के द्वारा लोगों में दिग्भ्रमित कर जाते कि ये प्रशांत किशोर जी का बीजेपी का भी टीम काम कर रहा है पद यात्रा में। देखिए, जो जदयू है या जदयू की लीडरशिप है, ये अपने जीवन के 17 साल नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें 14 साल तो भाजपा के साथ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार खुद भाजपा के साथ थे। पब्लिकली जनता के सामने मोदी जी को महामानव बता रहे थे, 90 डिग्री झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। अब आज वो हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं ए टीम हूं कि बी टीम हूं। मैं कौन सी टीम हूं ये आप देखिए, जांचिए, मूल्यांकन कीजिए। मैं जनता का ए टीम हूं, ना भाजपा का ना नीतीश का। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा मुझे पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुझे पैसा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस इनको पैसा दे रही है। तो भाई पहले वो आपस में तय कर ले कि मैं किसकी बी टीम हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ
जनता की का बी टीम हूँ, जनता ए टीम है, मैं उनकी बी टीम हूँ, और बाकी जो जहां है वो अपना सोच ले। मैंने दल बनाया नहीं। आप ये समझिए कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरे करने का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो इतनी छटपटाहट क्यों है? भाई कोई आदमी गांव में चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आपको इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? छटपटाहट इसलिए हो रही है कि उनको भी पता है कि नीचे है कुछ नहीं, हवा हवाई पर ये पूरा सुशासन बाबू का आपने ढोंग बना रखा है। नीचे से जनता खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जहां तक जदयू दल का सवाल है, तो आपके माध्यम से एक जरूर बात बताना चाहता हूं कि दूसरे दलों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जदयू का भविष्य इस राज्य में 0 है। ये पार्टी खत्म, अब कुछ नहीं इनका बचा है। अगला जब चुनाव होगा उसके बाद ये दल बचेगा ही नहीं। कुछ लोग भाजपा में चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे, जिसको जहां मौका मिलेगा वो चला जाएगा। दल का तो, जदयू का तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है।